नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। इस वीडियो में बात करेंगे भारत वर्सेज इंग्लैंड, जो 20 जून से 5 टेस्ट मैच की सीरीज की शुरुआत होनी है। उस सीरीज के लिए इस वक्त भारतीय टीम जमकर पसीने बहा रही है और अभ्यास मैच खेल रही है। बीते दिनों इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भारत की इंडिया ए टीम ने जो है 2 अभ्यास मैच खेला है और इन दोनों अभ्यास मैच में क्या कुछ बड़ी बातें इन अभ्यास मैच से निकलकर सामने आई, कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस वक्त शुभमन गिल की टेंशन बढ़ा दी है, उस पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो 18 सदस्यीय भारत की स्क्वाड चुनी गई, उनमें से अब क्या कुछ जो है भारत की प्लेइंग 11 हो सकती है, उनमें से कौन से 11 खिलाड़ियों को जगह मिलेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको यह बतला देते कि जो इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भारतीय टीम ने 2 अभ्यास मैच खेला है, उसमें जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई वो कौन से 3 खिलाड़ी है जिन्होंने कैसा प्रदर्शन वहां पे किया है। तो एक बार उनका जरा वो दिखाइएगा, ग्राफ दिखाइएगा, किस तरीके का परफॉर्मेंस यहां इन तीनों खिलाड़ियों का रहा है। इसमें यशस्वी जायसवाल, नीतीश रेड्डी और शार्दुल ठाकुर की हम बात करने वाले हैं। 2 अभ्यास मैच इन्होंने खेला है इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, जिसमें पहले मैच की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल 24 रन और दूसरी पारी में 64 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दूसरे अभ्यास मैच में यशस्वी पहली पारी में 5 रन, दूसरी पारी में 17 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जो कमजोरी यहां देखी गई यशस्वी की, तेज गेंदबाज के सामने संघर्ष करते यशस्वी जायसवाल दिखाई दिए, यानी इंग्लैंड में काफी जो है इन्हें स्ट्रगल वहां पे करना पड़ सकता है जब 20 जून से भारतीय टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत करेगी। नीतीश रेड्डी को लेकर बात करते हैं। पहले मैच की पहली पारी नीतीश रेड्डी 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, दूसरी पारी में 52 रन बनाते हैं, लेकिन जो है अपने उस स्कोर को आगे बड़ा नहीं कर पाते और 52 रन पे ही चल जाते हैं। दूसरे मैच में जो है पहली पारी में 34 रन नीतीश रेड्डी बनाकर आउट हो जाते हैं और दूसरी पारी में 42 रन ही नीतीश रेड्डी यहां बना पाते हैं। नीतीश रेड्डी की जो कमजोरी देखी गई इस अभ्यास मैच में, स्ट्राइक रेट और फुटवर्क उनका काफी कमजोर दिखा है। इसके अलावा स्विंग होती गेंदों पर नीतीश रेड्डी चूक गए, यानी बेहतर ढंग से नहीं खेल पा रहे स्विंग को। और हमें पता है कि सामने वाली टीम में किस तरीके के गेंदबाज है, फास्ट गेंदबाज है, स्विंग कराने वाले गेंदबाज है, वो नीतीश रेड्डी को परेशान करेंगे अगर प्लेइंग 11 में नीतीश रेड्डी आते हैं तो। दबाव में विकेट गंवाना, यानी कहीं ना कहीं जो विदेशी पिचों का दबाव है, ये जो अनुभवहीन जो बताया जाता है कि जो खिलाड़ी पहला और दूसरा दौरा करता है, ज्यादा विदेशी दौरे पे नहीं गया हुआ है, कहीं ना कहीं दबाव उस पर दिखता है और नीतीश रेड्डी पे इस अभ्यास मैच में दिखा है। शार्दुल ठाकुर की बात करें, ये भारत के तेज गेंदबाज है और माना जा रहा है कि इंग्लैंड में जो है इन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। इन्होंने 2 मैच खेला है, दूसरे मैच में खाली हाथ रहे और पहले मैच में 2 सफलता जरूर मिली है शार्दुल ठाकुर को, लेकिन 105 रन खर्च करने के बाद। तो ये 3 खिलाड़ी शुभमन गिल की इस वक्त चिंताएं बढ़ा रहे हैं। कमजोरी शार्दुल ठाकुर की जो देखी गई है, गेंदबाजी में कोई धार नहीं है और बल्लेबाज आसानी से रन बना रहे हैं शार्दुल ठाकुर पे। तो अब चलिए इन्हीं 3 खिलाड़ियों के ऊपर बात पहले कर लेते हैं, इसके बाद हम प्लेइंग 11 पे भी चर्चा करेंगे। केशव, आपने देखा 2 अभ्यास मैच और ये खास कि ये 3 खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, नीतीश रेड्डी और शार्दुल ठाकुर, इनका जो प्रदर्शन रहा है इस अभ्यास मैच में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, कैसे देखते इस प्रदर्शन को? देखिए, जो विदेशी दौरा पे गई है टीम, ये काफी अनुभवहीन टीम है, क्योंकि जो गिल की कप्तानी में जा रही है। पहले ही रोहित शर्मा और कह सकते हैं कि विराट कोहली की गैर मौजूदगी में लग रहा था कि टीम पे दबाव होगा। कोच गंभीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बतौर कोच उन पर दबाव हमेशा रहता है, चूंकि टीम नई है तो दबाव की संभावना ज्यादा है जी। लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि टीम नई है, लेकिन इनका जो डोमेस्टिक प्रदर्शन है वो काफी बेहतर रहा है। जैसे कि मान लीजिए यशस्वी जायसवाल ने बीजीटी में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, हालांकि बाद के मैचों में उनका प्रदर्शन थोड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन जिस कैलिबर के बल्लेबाज हैं उसके बाद कहा जा सकता है कि वो वापसी कर सकते हैं। लेकिन जो ये 2 मैच हुए हैं उसमें जो उनका बल्ला नहीं चला है, ये चिंता की बात हो सकती है। लेकिन आपको याद होगा जो पर्थ टेस्ट हुआ था तो उसमें पहली पारी में वो नहीं चल पाए थे, लेकिन दूसरी पारी में तकरीबन 160 से ज्यादा रन उन्होंने जड़े थे, जिसकी बदौलत भारत 95 रन से वो मैच जीतने में कामयाब हुआ रहा था। लेकिन जहां तक शार्दुल ठाकुर की बात है, मैं हमेशा से मानता हूं कि शार्दुल ठाकुर, मैं मतलब नो ऑफेंस टू शार्दुल ठाकुर को लॉर्ड कहा जाता है, लेकिन जो इंग्लैंड में गेंदबाजी की धार चाहिए, देखिए
इंग्लैंड गेंदबाजों के लिए जो गेंदबाजी सच में अच्छा करता है, जो आउट स्विंग इन स्विंग करा सकता है, रिवर्स स्विंग करा सकता है, या जिसकी गेंद में धार है, उसके लिए जो सेना कंट्रीज की विकेट है वो काफ़ी मुफीद मानी जाती है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो पाकिस्तानी गेंदबाज हैं वो कितने सक्सेसफुल रहते हैं। आपको पता है कि वो भी इसी इंडियन सबकॉन्टिनेंट या सपाट विकेट पे ही गेंदबाजी करते आए हैं, लेकिन वहाँ पे क्यों वहाँ पे वो कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रहे हैं या उनकी एक तूती बोलती रही है, क्योंकि वो इन स्विंग आउट स्विंग करा सकते हैं, साथ ही उनकी गेंद में रफ्तार रहती है। इन सब मोर्चों पे कह सकते हैं कि शार्दुल ठाकुर या भारत के गेंदबाज जो है जसप्रीत बुमराह या दूसरों को छोड़ दिया जाए तो मात खा जाते हैं। शार्दुल ठाकुर मीडियम पेसर है, ये फास्ट बॉलर नहीं है, आपको मान के चलना होगा। ये मतलब दौड़कर जरूर गेंद फेंकते हैं, लेकिन इनका तो कह सकते हैं कि रविंद्र जडेजा से थोड़ा ज्यादा इनकी स्पीड रहती है। तो वहां एक तो कह सकते हैं कि स्पीड की जो फायदा लेने वाली बात है वो यहाँ मात खा जाते हैं। आप ओवर पिच शॉर्ट पिच गेंद डालते हो, वो भी वहां खेलने माहिर होते हैं। आप बाउंस डालते हो तो कटर मार करके आप रन बनाया जाता है। आप में धार नहीं है, स्विंग नहीं करा पा रहे हो। इन सब कारणों से कह सकते हैं कि आपने देखा था कि आईपीएल में इनको ये अनसोल्ड रहे थे, लेकिन चूंकि रिप्लेसमेंट में आए, तुक्का लग गया, विकेट मिल गया तो हमने चलो वाहवाही लूट ली। लेकिन इंग्लैंड जैसी परिस्थितियों के लिए इनकी गेंदबाजी में उधार फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। कम से कम आंकड़े तो कम से कम बताते हैं, विकेट जरूर लेते हैं ये, लेकिन रन बहुत खर्च कर देते हैं जो काफी भारी पड़ जाता है। अगर एक गेंदबाज 100 से 150 रन खर्च करेगा एक विकेट लेने के लिए, तो सोचिए कितना महंगा टीम को पड़ेगा। दूसरी बात, नीतीश रेड्डी की बात पे आते हैं। इनको भी काफी हाइप दिया गया था अभिषेक जी, जब इन्होंने शतक जड़ा था तो इनको बतौर बल्लेबाज पहले कह सकते हैं कि ऑलराउंडर के रूप में आए थे टीम में, ठीक है। गेंदबाजी में उतनी धार नहीं रही थी, लेकिन बल्लेबाजी में क्या हुआ कि लेकिन वो खौफ दिख रहा है विदेशी पिचों का, जिसकी चर्चा हो रही थी नीतीश रेड्डी को लेकर। देखिए, विद नो ऑफेंस टू एनीवन, वहां जो हुआ था कि आप देखिए कि जो टीम में कोई भी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था। यानी कप्तान रोहित शर्मा से लेकर के दूसरों की बात कर लो, इक्का दुक्का बल्लेबाजों को छोड़कर बात कर ले, तो कोई भी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहा था। मतलब 40-50 भी नहीं मार पा रहा था। उसमें ये ताबड़तोड़ 40-50 से कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो इनको कहा गया कि एक अच्छा बल्लेबाज के तौर पर, ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहा है जो गेंदबाजी भी कर सकता है। लेकिन बाद में इन्होंने शतक भी जड़ा, तो खूब वाहवाही हुई कि एक ऑलराउंडर मिला है हार्दिक पांड्या जैसा जो फास्ट गेंदबाजी कर सकता है। लेकिन मुझे याद नहीं है कि जो फास्ट गेंदबाजी से उनका क्या कह सकते हैं कि प्रदर्शन बेहतर रहा हो। उसके बाद कोई भी, हालांकि टेस्ट हुई ही नहीं है तो हम कह नहीं सकते कि कैसा प्रदर्शन रहा था, लेकिन जो आईपीएल अभी बीता है उस आईपीएल में इनका कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है। तो उसको लिहाज से देखा जा सकता है कि उसके जो टेस्ट सीरीज में जिसमें शतक उन्होंने जड़ा था, उसके बाद उनका प्रदर्शन डाउनफॉल में गया था। तो उसके बाद सवाल उठने लगे, क्या उस दौरे पे एक कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटेड तौर पे इनको हाइप दिया गया? क्या वो जो पैर छूने वाला मामला था, जिन पिताजी सुनील गावस्कर पैर छू रहे हैं, एक भावुक तस्वीर आ रही है, तो क्या कह सकते हैं कि लॉबी काम कर रही थी? क्योंकि मुझे तो नहीं लगा है कि ये हार्दिक पांड्या जैसा कलेवर का जो ऑलराउंडर है जो वहां पे कुछ छाप छोड़ सके, क्योंकि उनकी एक शतक के बाद नहीं आया कोई शतक, उसका कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ, नहीं आईपीएल में आया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इनको हाइप दिया गया? क्योंकि 2 मैच में आपने कहा कि उनका प्रदर्शन बिल्कुल सही नहीं रहा है, 4 पारियों में लगभग 135 रन ही बना पाए हैं। तो ये बताने के लिए काफी है कि टीम इंडिया के लिए आने वाले जो दिन है, खास करके जो सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ, जहां पर टफेस्ट बैटल माना जाता है, वो जो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी है, उनके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी। जो तेंदुलकर वहां जाकर के जो मास्टर ब्लास्टर है, वहां जाकर के किस तरीके से खेलते रहे हैं, जो एंडरसन दुनिया का सबसे मतलब बेहतरीन गेंदबाज माना जाता है, उसके नाम पे सीरीज है, और उसी इंग्लैंड टीम की एक से बढ़कर एक गेंदबाज सब है। उसके सामने जब भारत का अनुभवहीन बल्लेबाज उतरेगा, नीतीश रेड्डी उतरेंगे, तो कैसे सामना करेंगे? और मिडिल ऑर्डर में नीतीश रेड्डी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। प्लेइंग 11 में नीतीश रेड्डी को अगर जगह मिलती है, देखिए अगर इस सीरीज में अगर नीतीश रेड्डी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो उनका, मैं मानता हूं कम से कम ओवरसीज तो खत्म ही हो जाएगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि इन 3 खिलाड़ियों के लिए ये अग्नि परीक्षा, ये सीरीज खास के इन 3 खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि अगर देखें तो दूसरे फिर स्पिनर की तरफ भारतीय टीम जाएगी। अगर आपको ऑलराउंडर की तरफ जाएंगे तो वाशिंगटन सुंदर ज्यादा बेहतर है
है ना, और ये सुंदर की तरफ जाएंगे। और ये युवाओं से भरी हुई नई टीम इंडिया है और इनका माना एक बार स्क्वाड भी आपके सामने चलाते वो 18 सदस्यीय स्क्वाड जो चुनी गई है इस दौरे के लिए वो भी आपके सामने दिखाएंगे। लेकिन कैसा ये हम पहले से ही चर्चा कर रहे हैं, पूरी तरीके से युवा टीम है, इसमें इक्का दुक्का खिलाड़ी को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा जो है किसी के पास अनुभव यहां पे नहीं है। लेकिन कैसा इसके बावजूद क्या लग रहा है भारतीय टीम वहां किसी तरीके से जो है लड़ाई में बनी रहेगी, इंग्लैंड को टक्कर दे पाएगी? लेकिन क्योंकि जो है अभी जो 2 अभ्यास मैच हुए उसमें तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है। देखिए बिल्कुल मुझे लगता है टक्कर देने का मादा है इस टीम में, और गिल के पास एक बड़ा मौका है कि टीम इंडिया की जो लेगेसी है उसको संभालने का, आगे बढ़ाने का, और पूरी टीम में मादा है। डोमेस्टिक प्रदर्शन करके गए हैं वहां पे। डोमेस्टिक में देखिए कहने को 11 लोगों की टीम है, लेकिन संघर्ष और जो कह सकते सफर यहाँ तक का बहुत मेहनत वाला है, बहुत संघर्षपूर्ण कह सकते यहाँ तक की जर्नी रही है। जब यशस्वी जायसवाल को देख लीजिए, यशस्वी जायसवाल को जो इसी संघर्ष की वजह से उनको मौका मिला था एमसीए। एक बार स्क्वाड चलाइएगा सामने, स्क्वाड ये देखिए, ये भारत के 18 सदस्यीय स्क्वाड है। इसमें हम कैसा ये मुझे लगता है कि अगर नीतीश रेड्डी की जो बात कर रहे थे अभिषेक, नीतीश रेड्डी की बात कर रहे थे, तो अगर उनको ऑलराउंडर के तौर पे ही खिलाया जाएगा तो वाशिंगटन सुंदर को क्यों नहीं तवज्जो दी जानी चाहिए? उनका प्रदर्शन बल्ले से प्रसिद्ध नीतीश रेड्डी के तुलना में ज्यादा बेहतर है। अब आप ये कहेंगे कि वहां फास्ट बॉलर की ज्यादा जरूरत होती है, आप 3 फास्ट स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ उतरो। मतलब अगर वाशिंगटन सुंदर उतरते हैं तो रविंद्र जडेजा के साथ 2 ऑलराउंडर होता है, 2 स्पिनर रहता है, कुलदीप यादव बाहर बैठ सकते हैं, उसके बाद आपके पास 6 कह सकते हैं बैट्समैन रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो परफेक्ट सिनेरियो ये बन सकता है। यानी नीतीश रेड्डी का विकल्प आप वाशिंगटन सुंदर को देख रहे हैं? बिल्कुल। और शार्दुल का विकल्प यहाँ आपको कौन दिख रहा है? देखिए शार्दुल का विकल्प जो आप देखने की बात होगी कि अर्शदीप सिंह को लिया जाता है, मोहम्मद सिराज को और जसप्रीत बुमराह खेलते हैं, तो ये 3 हो गए। और उसके बाद अगर प्रसिद्ध कृष्णा को लिया जाता है तो शार्दुल ठाकुर को बाहर किया जाएगा। वही तो टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे, वही तो टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है कि अगर ये लोग खेलते हैं, जिस मैच में कहा यह जा रहा है कि हर 5 मैच में नहीं खेलेंगे आपको जसप्रीत बुमराह अगर 5 मैच नहीं खेलते हैं, जिस मैच में ड्रॉप करते हैं तो विकल्प खुल जाएंगे। लेकिन जसप्रीत बुमराह खेलेंगे तो उनके साथ मोहम्मद सिराज को जरूर उनकी टिकड़ी बनाई जाएगी। प्रसिद्ध कृष्णा पे भी दांव आजमाया जा सकता है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप ये दोनों कह सकते टेस्ट खेल चुके हैं और खेलते रहे हैं। अर्शदीप सिंह को अभी आजमाना बाकी है। ऐसे में देखने की बात होगी कि इन सब में किसको चूज किया जाता है। और ऑलराउंडर जब की तरफ जाएंगे तो वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ज्यादा बेहतर मुफीद नीतीश रेड्डी पे होंगे, क्योंकि उनका प्रदर्शन कह ले तो उतना बेहतर नहीं है। वाशिंगटन सुंदर मुझे ज्यादा भरोसेमंद। ओपन में क्या लग रहा है आपको? शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, बिल्कुल। केएल राहुल नंबर 3 पे नहीं, मुझे लगता है कि साई सुदर्शन को आजमाया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि उनकी जोड़ी जम भी रही है और साई सुदर्शन को हो सकता है 3 पे भेजा जाए, केएल राहुल को बाहर भेजा, मतलब और नीचे भेजा जाए, क्योंकि ऋषभ पंत की कहने के कहा जा रहा है कि चोटिल भी हुए हैं। तो देखने बात है क्या किस तरीके से रहता है। अब एक चीज तो कहा जा सकता है इस मतलब जो तमाम सिनेरियो के बाद कि करुण नायर की वापसी हो रही है टीम में। किसके जगह पे? जिसकी जगह पे हो वो मैनेजमेंट तय करेगा, लेकिन करुण नायर टीम में आ रहा है क्योंकि टीम को एक अनुभवी जो बाहर खेल चुका है, जो रन बना करके आ चुका है, उसकी जरूरत है। वो अनुभव और जरूरत है तो और जरूरत भी पड़ेगी। इस दौरे पे इंग्लैंड में पहला टेस्ट जो है हेडिंगली में होना है और यहाँ पे जरूरत करुण नायर के एक्सपीरियंस की आपको पड़ने वाली है। कप्तान ऋषभ पंत अगर बाहर जाता है, केएल राहुल विकेट कीपिंग कर सकते हैं, करुण नायर को वहां शामिल किया। हालांकि ऋषभ पंत को लेके इस वक्त अपडेट यही है, उनके जो है बाएं हाथ में चोट लगी थी, लेकिन खबर जो है कि मैच तक जो है ऋषभ पंत फिट हो जाएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि शायद पंत खेलेंगे। इस टीम में मुझे लगता है ओपनर्स की भरमार हो गई है अभिषेक, क्योंकि साई सुदर्शन के बारे में इसलिए हम लोग चर्चा करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं, और इसीलिए कह रहे गिल पे हम ये जायसवाल पे हम चर्चा कर रहे हैं कि जायसवाल अगर यहाँ टच में नहीं दिखते हैं तो सुदर्शन और गिल विकल्प है। इन तीनों का विकल्प इस वक्त इस स्क्वाड में है। हालांकि यशस्वी बहुत ही शानदार बल्लेबाज है और उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया भी है और लगातार फॉर्म में 2-4 मैच से इधर उधर होता रहता है। लेकिन अगर उनका यही सिलसिला जारी रहता है, अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं करते हैं तो साई सुदर्शन उनके लिए खतरे की घंटी है। उसकी 2 वजह है। एक, कंसिस्टेंसी के साथ वो खिलाड़ी प्रदर्शन करके टीम में आया है और लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। एक दूसरा, मैनेजमेंट जहां से आता है वो भी देखने की बात है। गुजरात
से आता है, हालांकि गुजरात का खिलाड़ी नहीं है, लेकिन गुजरात टाइटंस से आता है। उसका कप्तान कौन है? शुभमन गिल। शुभमन गिल, वो कहाँ का कप्तान है? और आईपीएल में अभी दोनों की देखी गई है जो जुगलबंदी हुई है, जो सफल जोड़ी आईपीएल में अभी दोनों का जो बॉन्डिंग रहा है, जो पार्टनरशिप हुआ, एक दूसरे को समझते हैं, आंखों ही आंखों में इशारा होता है, तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज साई सुदर्शन को मिल सकता है। मुझे ये लगता है अभिषेक कि मुझे लगता है जिस तरह रोहित शर्मा ने सिडनी में खुद को ड्रॉप किया था, हाँ। अब ये मत कहिएगा सुमन गिल ड्रॉप कर रहे हैं। नहीं। मुझे लगता है वो खुद को एज ए लीगेसी कैप्टन के रूप में साबित करने के लिए या टीम की जरूरत को देखते हो सकता है वो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। यही फेरबदल की संभावना समझ में नहीं आ रही है कि कौन किस पे करेगा, लेकिन यशस्वी साई सुदर्शन मुझे लगता है, हालांकि ये भी कम ही चांस है क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, तो ये नहीं चाहेगा, इसलिए साई सुदर्शन और यशस्वी में मामला फंस रहा है कि इन दोनों में से किसको लिया जाएगा। मुझे लगता है कि पहले मैच में कम से कम यशस्वी भरोसा जताया जा सकता है, प्रदर्शन ठीक नहीं होता है तो उनको बाहर बिठा के फिर साई सुदर्शन को लाया जाएगा, ये मुझे लगता है। चलिए, इसीलिए इस वीडियो में हम इन 3 खिलाड़ियों के फॉर्म पे बात किए और इन 3 खिलाड़ियों का इस वक्त जिस तरीके से 2 अभ्यास मैच गुजरा है उस पर बात किया है, क्योंकि इन तीनों खिलाड़ियों का विकल्प जो है इस वक्त 18 सदस्यीय स्क्वाड में मौजूद है और इसीलिए यशस्वी जायसवाल, नीतीश रेड्डी और शार्दुल ठाकुर को कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा और वहां बेहतर करके दिखाना होगा, क्योंकि इन तीनों का विकल्प इस वक्त मौजूद है उस स्क्वाड में। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है? 20 तारीख से जो है 5 टेस्ट मैच की सीरीज की शुरुआत हो रही है। हेडिंगली में पहला टेस्ट है 20 तारीख से। शुभमन गिल आखिर इन तीनों पे कोई फैसला लेंगे या फिर नहीं लेंगे? क्या इन तीनों के अभ्यास मैच के प्रदर्शन को देखते हुए आपको क्या कुछ लगता है? अभी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।